पाद्मीं पद्मभुवः पाद्मीं पद्मभुवः स्रजं प्रणयिनी सौवर्णपट्टं शची पाद्मीं पद्मभुवः स्रजं प्रणयिनी सौवर्णपट्टं शची रत्नालंकरणं कुबेरगृहिणी छत्रं प्रचेतः प्रिया द्वन्द्वं चामरयोः प्रभञ्जनवधू स्वाहादुकूलद्वयम् धूमोर्णामणिदर्पणं सरभसं मत्पाणिना प्राहिणो धूमोर्णामणिदर्पणं सरभसं मत्पाणिना प्राहिणो। इस शार्दूल विक्रीडित छंद में दान केली कौमुदी में रूप गोस्वामी ने कालिदास का के उस पद्य का अनुसरण किया जो अभिज्ञान शाकुंतलम में क्षौमम केन जदुंद पांडुतरणा इत्यादि आप पढ़ चुके हैं। इन पद्यों को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कालिदास का परवर्ती कवियों पर कितना प्रभाव है आज इन श्लोकों के माध्यम से कवि कुलगुरु के प्रति भी मैं सब उन महाकवियों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये पद्य उनके यश में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप समस्त हमारे देखे परम श्रद्धेय ताराशंकर शर्मा जी पांडे जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज आप दर्शन दिए और आपका आशीर्वाद शुभकामना मेरे साथ है और आप सब इस आमुख पटल पर मेरे आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन, विद्यार्थीजन जो भी इसमें उपस्थित हैं, आप सबका अभिवादन है, प्रणाम है। और जैसा कि मेघदूत के इस उत्तर मेघदूत भाग का आज 15वां श्लोक हम लोग पारायण करेंगे, पाठ करेंगे। तो चलिए हम पहले एक बार उस मुंदाक्रांता छंद का सस्वर पाठ करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तत्रागारं धनपतिगृहान् नूत्तरेण स्मदीयम् दूरात् लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणातोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यास्तव कनमितो बालमन्दारवृक्षः। आज मेघदूत के इस प्रसंग में यक्ष मेघ को अपने घर का संकेत करता है कि हे मेघ, उस अलकापुरी में पहुंचकर मेरे घर को तुम कैसे पहचानोगे, मेरा घर कहाँ पर है, उसकी पहचान बताते हुए कहता है कि तत्रागारम धनपति ग्रहानुत्तरेण स्मदीयम। तत्र अलकायाम, उस अलकापुरी में धनपति ग्रहानुत्तरेण सुरपति धनुश्चारुणात् तोरणेन दूरात् लक्ष्यम अस्मदीयम आगारम। तत्र अलकायाम धनपति गृहान कुबेर भवनानि, धनपति धन के स्वामी जो कुबेर हैं उनके घर के उत्तरेण, उत्तर की ओर
सुरपति धनुष चारुणा, सुरपति देवराज इंद्र, तो सुरपति धनु इंद्र चापम तदवत चारुणा मनोज्ञेन तोरणेन बहिद्वारेण दूरात विप्रकृष्टात लक्ष्यम दृश्यम अस्मदीयम अस्माकम आगारम गृहम वर्तते। तो वो कहता है कि यक्ष बताता है कि हे मेघ, तत्र माने उस अलकापुरी में धनपति, कहते कुबेर, धनपति भवन, धनपति कुबेर के भवन से उत्तर की ओर। कुबेर का भवन तो भाई उसी की तो राजधानी है, उसका भवन तो दूर से ही दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ कुबेर का घर तुमको दिखाई पड़े, तो कुबेर के भवन से के उत्तर, उत्तर की ओर इंद्र, कहते हैं इंद्र किसके समान, इंद्रधनु, कुबेर सुरपति धनुष चारुणा, सुरपति देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, इंद्र के धनुष अर्थात इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष के समान चारुवन सुंदर तोरणेन, तोरण कहते हैं जब किसी नगर में, किसी बाहर में जो एक बाह्य प्रवेश द्वार जिसको कह लीजिए, जो प्रवेश द्वार होता है अच्छे ढंग से सजाया जाता है, लोग आए तो जान लें कि भाई हम नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो दिखाई पड़ने वाले, कहीं कहीं बीच में व्यवधान पता नहीं कहाँ से हो जाता है, तो आप लोग हमें संकेत कर देंगे। वहाँ तो उस अलकापुरी में कुबेर के भवन के उत्तर इंद्रधनुष के समान सुंदर प्रवेश द्वार पर, जो बाहर प्रवेश द्वार है उसके, उससे उस प्रवेश द्वार के कारण दूर से ही इतना बड़ा गेट बना है, इतना तोरण बना है कि दूर से वो दिखाई पड़ता है। तो बाहर बाहरी प्रवेश, बाहरी फाटक के बाहरी प्रवेश द्वार के कारण दूर से ही दिखाई पड़ने वाला अस्मदीयम भवनम, मेरा अस्माकम भवन, मेरा भी, मेरा वहाँ घर है। तो उस अलकापुरी में कुबेर के भवन से, कुबेर के भवन से उत्तर इंद्रधनुष के समान सुंदर बाहरी तोरण से, अर्थात बाहरी प्रवेश द्वार होने के कारण, बाहरी फाटक जिसको कहते हैं आप, बाहरी फाटक के कारण दूर से ही दिखाई देने वाला मेरा घर है। यस्य यस्य उपान्ते मे कांतया वर्धिता कृतकतनया हस्तप्राप्यस्तबिक नमिता बाल मंदार वृक्षा अस्ति। और देखो मेरे घर के सामने क्या है, वो पहचान बताता है। तो मेरा मकान है कुबेर के घर के उत्तर की ओर, दूर से ही जो प्रवेश द्वार दिखाई देता है, तोरण बना हुआ है, बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ है, तो उसको उसी को जो है वहीं पर मेरा, उसी के पास में मेरा घर है। तो जिसके पास में अब घर है तो उसके कहते यस्य उपान्ते, यस्य उपान्ते, जिसके समीप में, जिसके पास में मैं कांतया वर्धिता, मेरी कांता, मेरी उस प्रियतमा के द्वारा वर्धिता बने, पालन पोषण करके उसको बढ़ाया गया। कभी कृतक तनया, एक दत्तक पुत्र के तरह उसको पालन पोषण करके बढ़ाया गया, जो हस्त प्राप्य स्तबित नमिता, और उसमें इतने गुच्छे लग गए हैं कि गुच्छे लगे होने के कारण झुक गया है। तो गुच्छे लगे होने से झुके हुए, यहाँ तक कि उसको हस्त प्राप्य, जिसे हाथ से पकड़ा जा सकता है, इसमें हाथ से जिसको गुच्छों को पकड़ा जा सकता है, ऐसा बाल मंदार वृक्ष, बाल बने छोटा सा लघु सा एक मंदार का वृक्ष भी है। तो उसके पास ही, उस मेरा जहाँ तोरण द्वार है, जहाँ घर है, उसके समीप ही, उसके पास में मेरी प्रियतमा के द्वारा पालित पोषित, कभी उसने उसको लगाया होगा और उसको पालन पोषण कैसे, कृतक तनया, दत्तक पुत्र की बात दी। यहाँ भी कालिदास का कितना वृक्षों से, पौधों से प्रेम है, यानी उसको एकदम पुत्र जैसा। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो आपने बहुत से उदाहरण देखे, यहाँ भी वो उस प्रियतमा के माध्यम से जो पौधा मंदार वृक्ष
लगाया गया है और उसको कैसे पालन किया गया है? कृतक तनया, दत्तक पुत्र की तरह, जैसे कोई गोद लिया हुआ बच्चा जिसको लोग सेवन करते, पालन करते हैं। तो उस तरह से कहते मेरी तो उस तो हे मेघ, उस अलकापुरी में कुबेर के भवन के उत्तर, कुबेर के भवन से उत्तर इंद्रधनुष के समान बने हुए, इंद्रधनुष के समान बने हुए बाहरी तोरण द्वार के कारण, तोरण माने प्रवेश द्वार के कारण, बड़े फाटक होने के कारण, दूर से ही दृष्टिगत होने वाला, दूर से ही दिखाई पड़ने वाला मेरा घर है, मेरा मकान है। यस्योपांते, जिसके पास में, मैं कांतया, मेरी प्रियतमा के द्वारा, पालकर वर्धिता, पालकर बड़ा किया हुआ, जिसका पालन पोषण उसने पानी सींचा दिया, हर तरह से उसको बढ़ाते बढ़ाते तो पालन पोषण करके पालकर बड़ा किया हुआ, तथा हाथों से पा जाने योग्य, जिसको हाथों से भी पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। तो कहते हैं हाथों से प्राप्त किए जाने योग्य गुच्छों से नमित हुआ, झुका हुआ, कृत्रिम पुत्र की भांति, कृत्रिम पुत्र की भांति पालित पोषित एक छोटा सा मंदार का वृक्ष है। तो ये जो है उसका घर बताने का संकेत है। कहा हे मित्र, कुबेर के घर के उत्तर की ओर इंद्रधनुष के समान जिस तोरण के कारण, जिस प्रवेश द्वार के कारण, जिस फाटक को दूर से ही देखकर पहचाना जा सकता है, वही उसी के पास में वही मेरा घर है। और जिसके पास में मेरी प्रियतमा के द्वारा पालित पोषित, बड़ा किया हुआ, हाथों से बड़ा किया हुआ एक दत्तक पुत्र की भांति पालन पोषण किया जाने वाला एक छोटा सा मंदार का वृक्ष है, जिसमें लगे हुए, जिसमें गुच्छे, जिसमें पुष्पों के गुच्छों के कारण जो झुक गया है, नमित हुआ है, और उसको हाथ से भी उसको छुआ जा सकता, पकड़ा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा वो मंदार का वृक्ष मेरे घर के पास में ही है। तो यह पहचान देने के बाद अब आगे सब पहचान बता रहा है कि और क्या क्या है मेरे घर में। तो ये सारे अब उस समय राजाओं के यहाँ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ सब, जैसे आजकल पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए एक बावली हुआ करती थी। बहुत से अच्छे जगह घूमने जाइए तो बावली आपको दिखाई देंगे, राजघराने में, महलों में। तो ये सब उस समय जैसे कुआं, पोखर, तालाब, आजकल लोग नहाने के लिए पता नहीं क्या क्या स्विमिंग पूल जैसे बनवाते हैं। तो उस समय भी प्राचीन काल में राजघरानों में बड़े बड़े लोग अपने अपने आवासों में बावलियाँ बनाते थे। तो यक्ष भी यहाँ पर अपने घर का एक दृश्य बताता है। वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गा हेमैश्छन्ना विकच कमलैः स्निग्धवैदूर्यनालैः यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टम् नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः। तो उस घर में एक दूसरा दृश्य उसको दिखाता है कि अस्मिन वापी चास्मिन, अस्मिन गृहे, उस मेरे घर में, मदीये भवने मेरे घर में, मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा स्निग्ध वैदूर्य नालैः हेमैः
विकच कमलय छन्ना वापी च अस्ति। उस मेरे घर में एक बावली है। और बावली कैसी है उसके विशेषण बताते हैं कि मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा। बावली आप देखे होंगे कि घर नीचे होती हैं और जैसे हम लोगों के यहाँ कुआं बनते हैं तो वो चौड़े बनते हैं और उसमें सीढ़ियाँ होती हैं नीचे जाने के लिए, तिरछी उसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो कहता है कि उसी घर में अस्मिन भवने, इसी घर में, इस मेरे मकान में मरकत शिलाबद्ध एक बावली है जो मरकत शिला, मरकत मणि मरकतानी मरकत मणया एव शिला प्रस्तरा ताभि बद्धा नद्दा सोपान मार्गा आरोहण पंथा यस्याह तादृशी। उस में क्या है, मरकत मणि की बनी हुई, मरकत ये सब मणियों के नाम हैं, मरकत मणि, स्फटिक मणि, वैदूर्य मणि, ये सब मणियों के नाम हैं। उस घर में मरकत मणि से निर्मित हुई सोपान, मरकत शिला कहते मरकत की शिलाओं से। सीढ़ी कैसे हैं भाई, सीढ़ी बनती है शिलापट्ट से, शिला तो शिला कैसी है तो मरकत मणि की शिलाओं से बनी हुई सीढ़ियों वाली, मरकत मणि की शिलाओं से बनी हुई सीढ़ियों वाली। और स्निग्ध वैदूर्य नालई, और स्निग्ध कहते हैं चिकने, वैदूर्य मणि की डंठल वाले खिले हुए कमलों से ढकी हुई। अब देखिए वो बावली बनी है, उसमें जाने के लिए नीचे जो सीढ़ियां हैं वो मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित है। और उस बावली में, बावली एकदम ढकी हुई है किससे, कमलों से, खिले हुए कमलों से ढकी है। और कमल के डंठल यानी नाल कैसे हैं, वैदूर्य मणि की डंठल से, वैदूर्य मणि भी हरे रंग की होती है। तो कहते मरकत मणि की बनी हुई सीढ़ियों वाली और चिकने वैदूर्य मणि की डंठल वाले, वैदूर्य मणि से बने हों। अब ये ओरिजिनल भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ भी और भाई मणियाँ तो सच, जो सही खिले हुए कमल होंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता है मणि से बने हो, वो तो प्राकृतिक होंगे। लेकिन हो सकता है कि उसी तरह की आकृति की चित्रकारी सजाई गई हो, बनाई गई हो, चित्रकारियाँ भी बनाई गई हों, तो ऊपर से उसको दर्शाया गया हो। तो चिकने वैदूर्य मणि की डंठल वाले, जिनकी नाल डंठल वैदूर्य मणि से बनी है, तो वैदूर्य मणि की डंठल वाले खिले हुए विकसित सुवर्ण कमलों से। अब सुवर्ण कमल देखिए बार बार प्रयोग में आता है। तो कमल तो 4 ही प्रकार के होते हैं, रक्त कमल, पीत कमल, श्वेत कमल, नील कमल, 4 होते हैं। लेकिन सुवर्ण कमल तो सोने के कमल भी, इससे ये लगता है कि वो सोने के कमल बनाए गए होंगे और उसमें वैदूर्य मणि के डंठल दिखाए गए होंगे। ये चित्रकला वहाँ की सोने की बनी हो, कोई आश्चर्य नहीं है। तो वैदूर्य मणि की डंठल वाले खिले हुए सुवर्ण कमलों से, सोने के कमलों से आच्छादित यानी ढकी हुई एक बावली है। यस्याह तोये कृतवसतयः हंसाः त्वां प्रेक्ष्य व्यपगत शुचः सन्निकृष्टं मानसम अपि न अध्यास्यन्ति। जिसके जल में, मानसरोवर बरसात के दिनों में कहते हैं कहाँ रहते हैं, पानी वो हट जाते हैं, तो जिसके जल में निवास करने वाले, कृतवसतया निवास करने वाले हंस, वहाँ हंस भी निवास करते उस बावली में, तो जिसके जल में निवास करने वाले हंस तुम्हें देख कर, यानी मेघ को देख कर, और कैसे, व्यपगत शुचः, व्यपगत शुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य, और शोक रहित होकर, अपना सारा दुख भूल करके, दुख क्या है कि मानसरोवर में हंस रहते हैं, और जब उसमें बरसात खत्म हो जाती है तो वो उसमें तमाम तरह की
रोग उत्पन्न होने लगते हैं तो हंस वहाँ से छोड़कर चले आते हैं। तो बावलियों में यहाँ पर जैसे इस तरह की साफ सुथरी बावली हैं, वहीं इस तरह की जगहों पर रहने लगते हैं। तो वहाँ पे हंस भी रह रहे हैं। तो कहते हो हंस जो है अब तुमको देखकर, अर्थात हे मेघ तुमको देखकर, नहीं कि वर्षा तो यही वर्षा होने वाली है। तो जब वर्षा, वो मेघ तो मानसरोवर में वहाँ की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यहीं अगर जो निवास कर रहे हैं तो तुमको देखकर हे मेघ तुम्हें पा करके अपना सारा दुख भूल करके, अपना सारा कष्ट भूल करके, कि मानसरोवर जैसे हमें वहाँ जो सुख मिलता है वो तो यहीं मिलने वाला है। तो उस प्रकार की, तो जिसके जल में निवास करने वाले हंस तुम्हें देखकर क्लेश रहित होकर, व्यापकत शुचा, यानी अपने शोक से रहित होकर, उनका शोक समीपवर्ती, जो पास में ही है, समीपवर्ती, कहते मान सरोवर का भी स्मरण नहीं करेंगे, मान सरोवर का की याद उन्हें नहीं आएगी। इसलिए कि उसमें तुमको मेघ, तो मेघ की प्रतीक्षा में रहते हैं, तो मान सरोवर की ओर प्रस्थान करते हैं तुम्हारे साथ। अभी पूर्व में एक दूत में कहा कि तुम्हारे साथ वो जाएंगे, इसलिए कि बरसात में ही तुम्हारी ही प्रतीक्षा वो करते हैं, बरसात के बाद वो वहाँ से हट लेते हैं। लेकिन उस, चूंकि वहीं पे पास में कुबेर का भी घर है, बावली भी है, और उसमें हंस रह रहे हैं सुकून से, तो उनकी सारी चिंता तुम्हें देख करके अपने आप दूर हो जाएगी। तो फिर से देखिए, कहते हैं यस्य अस्मिन इस घर में, इस अर्थात मदीये भवने, मेरे घर में मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, कहते मरकत मणि से बनी हुई शिलाओं वाली सीढ़ियों से बना हुआ उस बावली में मेरा, बावली नीचे जाने के लिए मार्ग है। तो उस घर में बरकत मणि की बनी हुई सीढ़ियों वाली, शिलाओं से, बरकत मणि की शिलाओं से बनी हुई सीढ़ियों वाली, और चिकने वैदूर्य मणि के डंठल से नाल वाले खिले हुए सुवर्ण कमलों से आच्छादित एक बावली है, जिसके जल में निवास करने वाले हंस त्वाम प्रेक्ष, तुमको देखकर, हे मेघ तुमको देखकर शोक रहित होकर, अपने सारे दुख को भूलकर, क्लेश रहित होकर, समीपवर्ती, पास में ही स्थित मान सरोवर का भी स्मरण नहीं करेंगे। अर्थात वो मान सरोवर जाने के लिए वो उत्सुक नहीं होंगे, क्योंकि मान सरोवर का वो सुख तुमको पा करके उसी बावली में अनुभव करें। कमल भी है, मेघ भी है, और स्वच्छ जल भी है, तो मान सरोवर में उनको जाने की कोई अपेक्षा नहीं होगी। इसलिए वो सारा सुख उसी बावली में अपना अनुभव करते हैं। तो उस बावली को भी तुम देखना, पहचान लो। पहचानने की सब बता रहे हैं कि मेरा घर ऐसे से पहचानोगे तुम। तो इस श्लोक में विशेषोक्ति और उदात्त अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार है। अलंकार वगैरह आप लोग कहीं अगर नहीं ध्यान दे पाते हैं तो उसको आप अपनी पुस्तकों में देखिए, सब वहीं है। उनको हम तस्यास्तीरे रचित शिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः क्रीडाशैलः कनककदली वेष्टनप्रेक्षणीयः मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि। तस्यास्तीरे, अब उसी बावली के, उस बावली के, अभी बावली का वर्णन चल रहा है, कहा उसी वापी के तीर पर, तट पर, किनारे पर, तस्याह तीरे पेशलैः इंद्रनीलैः रचित शिखरा कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीया क्रीडा शैला। अब उसी वापी के पास में एक क्रीडा शैल है। क्रीडा शैल पने पर्वत, एक खेलने वाला पर्वत है छोटा सा, जिसपे सब
वहां मिलकर के हम लोग बैठ करके खेला किया करते थे। तो तस्यास तीरे, उस वापी के तट पर, पेशलैः इंद्रनीलैः, पेशलैः चारों भी हैं, सुंदर इंद्रनीलैः, इंद्रनील मणियों से रचित शिखरः, रचितानि निर्मितानि शिखराणि श्रृंगाणि यस्य तादृशः, जिसकी शिखरें, जिसकी चोटी कैसे है, नीलमणि से बनी हुई है। तो इंद्रनीलैः रचित शिखरः, इंद्रनील मणियों से निर्मित शिखर वाले, चोटी वाले। तो इंद्रनील मणि नील वर्ण की होगी, नाम से ही पता चलता है। तो उस वापी के तट पर सुंदर इंद्रनील मणियों से निर्मित, इंद्रनील मणियों की बनी हुई शिखर वाला, चोटी वाला, तथा कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय, ये सारे क्रीडा शैल के विशेषण हैं दो। कनक कदली वेष्टन और कनक कदली, कनक कदली नाम, कनक माने सोने, कदली, कदली केले को कहते हैं। कनक कदली नाम सुवर्ण कदली नाम वेष्टनेन परिधिना प्रेक्षणीय दर्शनीय क्रीडाशैल, क्रीडा पर्वत। और कहते उस वापी के तट पर सुंदर सुंदर इंद्रनील मणियों से निर्मित चोटी वाला तथा सोने की, सोने के, सुवर्ण कदली से, सोने के केलों से घिरा हुआ, सोने के केलों से घिरा होने के कारण दर्शनीय, प्रेक्षणीय, दर्शनीय एक क्रीडा पर्वत है, एक क्रीडा पर्वत है। इंद्रनील मणि से बनी हुई उसकी शिखर है और उसके चारों ओर सुवर्ण सुनहले केले के जो वृक्ष हैं, केले हैं, कदली हैं, उनसे वो चारों ओर से घिरा हुआ है। ये उसका सौंदर्य है। तो उस वापी के तट पर सुंदर इंद्रनील मणियों से बनी हुई चोटी वाला, शिखर वाला तथा सोने के केलों से, सुवर्ण कदली से, सोने के केलों से घिरा हुआ, घिरा होने के कारण अत्यंत दर्शनीय, देखने योग्य एक क्रीडा पर्वत है। तो उस पर क्या करना है? मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपांत स्फुरित तडितम त्वाम तमेव स्मरामि। तो वो क्रीडा शैल कैसा है? हे मित्र, हे सखे, हे मित्र, हे सखे, उपांत स्फुरित तडितम त्वाम प्रेक्ष। तुम मेरे बगल में, कहते तुम बगल में जब तुम भी चमकोगे, तुम भी चमक अपनी, तुम्हारे अंदर भी बिजली है, चमकोगे। तो उपांत माने बगल में, पास में, स्फुरित होती हुई, चमकती हुई बिजली वाले, त्वाम प्रेक्ष, तुमको देखकर, चमकती हुई बिजली वाले तुमको देखकर, मदगेहिन्याः, मम गृहिणी, मेरी प्रियतमा, वो मेरी घरवाली, वो मदगेहिन्या मेरी घरवाली अर्थात मेरी वो भार्या, मेरी पत्नी, प्रियः इति, उसको ये बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, इति ऐसा विचार करके वो क्रीडा पर्वत की, उसके जो चारों ओर केले घिरे हुए हैं और उसके बगल में जब तुम भी पहुंच जाओगे, तुम भी पहुंचोगे तो तुम भी उसी आग, तुम क्रीडा शैल की तरह, हे मेघ, तुम क्रीडा शैल की तरह दिखाई पड़ोगे और तुम्हारे भीतर जो विद्युत है, बिजली की जो चमक है, उससे लगेगा तुम केले के से, जैसे पर्वत घिरा हुआ वैसे तुम बिजली से घिरे हुए हो। तो इस प्रकार से वो क्रीडा शैल जो मेरी प्रियतमा को, मेरी घरवाली को बहुत प्रिय है, ऐसा उसको विचार करके, ऐसा सोचकर कातरेण चेतसा तमेव स्मरामि, मैं कातर चित्त से, मैं भी व्याकुल, अकुलाहट से, ऐसा सोचकर भयभीत हुए चित्त से, भयभीत मन वाला मैं भी उसी का स्मरण कर रहा हूँ। इस समय तुमको मैं उस प्रकार की कल्पना देकर, नहीं तुम मेघ जो वो भी नीले रंग का है,
और वो क्रीड़ा पर्वत भी है। तो क्रीड़ा पर्वत के बगल में कद्दी दल, उसको उसकी प्रियतमा को बहुत प्रिय है। तो मेघ भी कहता है, हे मेघ, तुमको और तुम्हारे भीतर बिजली की जो उस पर चमक है, उसको मैं देख करके, उस क्रीड़ा शैल पर्वत की याद करके, मेरी प्रियतमा को जो प्रिय है उसको याद करके मैं भी उसी व्याकुलता में, मैं उसी अकुलाहट भयभीत चित्त से मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ। मुझे वो दृश्य मुझे भी आ रहा, याद हो रहा है। ततस्यास्तीरे रचित शिखरा पेशलैरिंद्र नीलैः, उस वापी के तट पर, पेशलैः माने सुंदर, चारों सुंदर इंद्रनील मणियों से निर्मित शिखर वाला, चोटी वाला, तथा सुवर्ण कदली से घिरा हुआ, सोने के केलों से घिरा होने के कारण अत्यंत देखने में सुंदर लगने वाला, अत्यंत दर्शनीय एक क्रीड़ा पर्वत है। हे मित्र, चेत प्रेक्षोपांतस, उपांतः उसी के पास में, उसके कहते हैं बगल में चमकती हुई बिजली वाले तुम्हें देखकर मेरी घरवाली को ये बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा विचार कर कातर चित्त वाला मैं, भयभीत, आकुल व्याकुल अपने को अनुभव करने वाला मेरा चित्त भी मैं उसी प्रकार का स्मरण कर रहा हूँ। भयभीत मेरा चित्त भी, मैं चित्त से भी भयभीत होता हुआ मैं भी उसी का स्मरण कर रहा हूँ। मैं भी वो कातर बन से उसी का स्मरण कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उस देखिए, उस चूंकि क्रीड़ा पर्वत की स्मृति करता है, तो यहाँ अनुभूत वस्तु के समान, वस्तु के देखने सुनने से जो आनंद होता है, वहाँ पर कहते तुल्य वस्तु के अनुभव से इष्ट पदार्थ का स्मरण हो जाना, इसलिए यहाँ पर स्मरणालंकार, इस तरह ये एक अलंकार भी है। तो अपने क्रीड़ा शैल को याद करके, मेघ को देखकर, उसमें विद्युत देख करके उसका एक स्मरण अलंकार भी यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। अब आगे अशोक, अब दो वृक्षों का वर्णन आ रहा है। रक्ताशोकाश्चालकिसलयः केसरश्चात्रकान्तः प्रत्यासन्नौ कुरबकवृते माधवी मंडपस्य एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काङ्क्षन्त्यन्यो वदनमदिरां दोहदाच्छाद्मनास्या। अब यहाँ पर उसी वापी के आसपास, उसी के घर के आसपास दो वृक्ष हैं, एक अशोक का और एक बकुल का। बकुल का वृक्ष माने मौलश्री, बड़े, ये संस्कृत में इस प्रकार के ये दोनों वृक्षों का वर्णन बहुत मिलता है। तो रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्रकान्तः प्रत्यासन्नौ कुरबकवृतेर्माधवी मंडपस्य एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काङ्क्षन्तन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्म अस्याः। अत्र कहते यहीं पर केसरश्चात्र, अत्र बनी इसी अलकापुरी में, इसी मेरे भवन के, उसी वापी के क्रीड़ा शैल के पास। अब क्रीड़ा शैल का चूंकि वर्णन चल रहा है, तो उसी क्रीड़ा शैल पर कुरबक वृतेः माधवी मंडपस्य प्रत्यासन्नौ चलकिसलयः रक्ताशोकः कान्तः केसरः च एकः मया सह
तव सख्या वाम पादाभिलाषी अन्यः दोहदच्छद्मना अस्याह वदन मदिराम कांक्षति। देखिए ये भी एक परंपरा है। यहाँ पर कहते कुरबक से घिरा हुआ, कुरबक कुरबकाः एव वृत्ति आवरणम यस्य तथा विधस्य माधवी मंडपस्य माधवी अतिमुक्ता तस्याः मंडपस्य गृहस्य प्रत्यासन्नो समीपवर्तनी। उस क्रीड़ा शैल, उस क्रीड़ा पर्वत पर कुरबक के वृक्षों से घिरे हुए। भाई कुरबक कोई एक झाड़ीदार कटीला वृक्ष है जो जिससे जो है वो माधवी मंडप की जो लता है, माधवी लता, वासंती लता, जिसको माधवी तो बहुत प्रसिद्ध लता है, सभी प्राय घरों में देखने को मिलती है। तो माधवी लता की के चारों ओर जो एक बाड़ सरीके किससे बना हुआ है, कुरबक। तो जहाँ पर यहाँ क्रीड़ा शैल पर कुरबक के वृक्षों से, कुरबक के वृक्षों से घिरे हुए वासंती माधवी वासंती लता मंडप के पास ही, माधवी लता को वही वासंती लता, मधुमालती बहुत लोग उसको बोलते हैं, वासंती मंडप के पास ही प्रत्यासन्नो चल किसलया, चंचल हिलती हुई, चंचल किसलयों वाला, जिसकी कोमल कोमल पत्तियां कोपलें हिल रही, चल रही हैं, चलायमान है। तो चंचल अर्थात हिलती हुई, तो उस कुरबक के वृक्षों से घिरे हुए उस वासंती लता मंडप के समीप ही, पास ही चंचल पत्तियों वाला, हिलते हुए, हिलने वाली पत्तियों से युक्त या हिलती हुई पत्तियों वाला कौन, रक्ताशोक, एक सुंदर लाल अशोक, लाल अशोक। अशोक भी दो प्रकार के बताए गए हैं। एक दो प्रकार के अशोक बताए, एक श्वेत पुष्पों वाला होता है और एक लाल पुष्पों वाला। तो रक्त अशोक का प्रयोग यहाँ पर, रक्त चूंकि नाम ही है तो ये कामोद्दीपक सब कह गए हैं। तो लाल जो है वो काम का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो इसका प्रयोग है रक्ताशोक, लाल अशोक का वृक्ष है, एक लाल अशोक का वृक्ष है। और एक जो है लाल अशोक का और एक सुंदर केसरश्चात्र कांता, कांता और एक सुंदर केसर का वृक्ष है। तो उस क्रीड़ा पर्वत पर कुरबक वृक्षों से घिरे हुए माधवी लता मंडप के समीप ही, वासंती लता मंडप के पास ही हिलती हुई पत्तियों वाला, हिलते हुए किसलयों वाला, चंचल पत्रों वाला लाल अशोक तथा सुंदर मौलसरी का वृक्ष है, पेड़ है। एक सख्यास्तव सह मया वाम पादाभिलाषी, उसमें एक ने पहला कौन, रक्ताशोक, लाल अशोक, दूसरा है केसर का। तो कहते उसमें से जो पहला है, एक, बीच में फोन करने वाले बाधा पहुंचाते हैं, उसमें से एक पहला सख्यास्तव सह मया, उसमें से एक तव सख्याह मयासा, मेरे साथ तुम्हारी सखी के। अब यहां देखिए कहते तव सख्याह, अपनी प्रियतमा को तुम्हारी सखी के, अभी भार्या, अभी तुम अनुज भार्या अभी बना रहा था, अभी तुमको भ्रातृजाया बनाया था कह के भेजा। अब यहाँ कहते हैं एक सख्यास्तव सह मया, मेरे साथ तव सख्या, तुम्हारे सखी के, वाम पादाभिलाषी, बाएं पैर के स्पर्श की इच्छा करने वाला है। तो यह कहा जाता है
कि ये दोनों वृक्ष ऐसे होते हैं। लाल अशोक का वृक्ष होता है, किसी स्त्री के बाएं पैर का स्पर्श जब प्राप्त करता है, कोई बाएं पैर से उसको छू लेती है कोई स्त्री, तो वह उसमें पत्रम पुष्पम, उसमें पत्तियां और फूल इत्यादि फल जो भी हैं वो आने लगते हैं। एक तो ये है, तो उसमें से एक रक्त अशोक जो है वो मेरे साथ, मतलब मैं भी रहूंगा साथ में, ऐसा अकेले नहीं, मया सा मेरे साथ, तव सख्या तुम्हारे सखी अर्थात तुम्हारी उस भाभी, तुम्हारी जो भौजाई है जिसको भ्रातृजाया बताया अभी, माँ वाम पादाभिलाषी, वो बाएं पैर के स्पर्श का अभिलाषी, उसकी इच्छा करने वाला है। और कहते हैं कि वहां पर कांचंत अन्य जो दूसरा है केसर का वृक्ष, वो वदन मदराम दोहद छद्मना अस्याह दोहद छद्मना, कहते दोहद के बहाने। दोहद ये बहुत ही कॉमन शब्द है। गर्भिणी स्त्रियों की जो इच्छाएं होती हैं, खाने पीने, खट्टा मीठा जो इत्यादि उनकी इच्छाएं होती हैं, वो दोहद कहलाती हैं। तो ये वृक्ष भी चूंकि ये भी इसमें भी पत्तियाँ, इसे पत्तियाँ, फूल, फल ये सब आ जाएं, इसलिए वो भी इच्छा रखती हैं। तो उनकी दोहद उनकी इच्छाएं क्या है? कांचन अन्य, उसमें से दूसरा जो केसर है, मौलसी का वृक्ष है, वो कांचन अन्य वदन मदराम दोहदत छद्म अनास्या, अस्या बने इसके दोहद के बहाने, इसमें दोहद के बहाने इस तुम्हारे सखी मेरे साथ दोहद के बहाने उस तुम्हारे सखी के वदन मदिराम, मुख की मदिरा को, बदन की मदिरा को, उच्छिष्ट को, बदन मदिरा को अर्थात मुंह से कहते हैं उसको उच्छिष्ट बने उगलना, उगला हुआ यानी कुल्ला, सीधे सीधे उसको कहते हैं जब कोई स्त्री उसमें कुल्ला करती है, उसमें उगलती है मुंह से, तो वो पुष्पित और फल से युक्त होता है। तो कांचन तन्नो वदन मदराम दोहदत छद्म अस्या, और इसमें दूसरा जो मौलसी का वृक्ष है वो दोहद के बहाने, दोहद जो उसकी इच्छा होती है, जो उसकी एक दोहद के बहाने उस तुम्हारे, तो ऐसा सीधे सीधे उसको कुल्ला देशज में कहेंगे। फिर से देखिए, रक्ता शोकस चल किसलया के सरश्चात्र कांता, तो उस क्रीड़ा शैल पर कुरबक व्रते है, कुरबक वृक्ष से, कुरबक के वृक्षों से घिरे हुए वासंती लता मंडप के पास ही, माधवी लता मंडप के समीप ही, चंचल पत्तियों वाला, हिलती हुई पत्तियों वाला अशोक, लाल अशोक और सुंदर कांता, सुंदर केसर का वृक्ष है। उनमें से एक पहला अर्थात लाल अशोक, मया सह मेरे साथ, तव सख्या तुम्हारे सखी अर्थात उस मेरी प्रियतमा के, वाम पादाभिलाषी, वो बाएं पैर, वो मेरे वाम चरण के प्रहार का इच्छुक है। बाएं पैर से जब उसको स्पर्श करती हैं, उसको छूती है, उस पर प्रहार करती हैं, तो उससे वो पुष्पित होता है। और दूसरा जो मौलसी का वृक्ष है, बकुल है, वो केसर है, वो हो दोहद के बहाने उस सखी के, तुम्हारे सखी के मुख की मदिरा को, मुख के कुल्ले को अपने जो है क्या करता है, वांछ इच्छा करता है, उस पर अपने मुख में, मुख की मदिरा को उस पर कुल्ला करे, इसकी इच्छा रखता है। तो मुख की मदिरा का उच्छिष्ट रूप में उसको उगल दे उसके ऊपर, उसकी वो कामना करता है। और इसमें सहोक्ति अलंकार आगे देखते हैं, एक अभी पद्य होगा।
तन्मध्ये चा स्फटिकफलका काञ्चनी वासयाष्ट मूले बद्धा मणिभिरने मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढवंसा प्रकाशै तालै सिंजा वलय शुभगैर्नर्तितः कान्तया मे यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठः सुहृद्वः। तन मध्य, किसके तन मध्य अर्थात उनके बीच में वो दो जो वृक्ष हैं, एक लाल अशोक और जो मौलश्री का है, तो उन दोनों के बीच में तन मध्य तयोर वृक्ष मध्य, उन दोनों वृक्षों के बीच में क्या है? तन मध्य च स्फटिक फल का कांचनी वास अस्टिन मूले बद्धा मणिभिर अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश तालय सिंजा वलय सुगई नृत्यता कांतयाम या मध्यास्ते। हाँ, तो यह तन मध्य मणिभि अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश, तन मध्य अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश मणिभि मूले बद्धा स्फटिक फल का कांचनी वासयष्टि। क्या कहना चाहते हैं? उन दोनों वृक्षों के बीच में एक जो है शिलापट्ट है, एक शिला पड़ी हुई है, और शिला पर क्या है? उसको कैसी है? हरे अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश है, एकदम कच्चे बांस की तरह, हरे बांस की, कच्चा बांस कैसा था? हरा होता है, तो हरे रंग के मणि भी हरे रंग की है। उस पर बैठने की एक यष्टि लकड़ी जिस पर बैठता है, कौन? नीलकंठा अंत में है। तो नीलकंठा, एक नीलकंठ वहाँ है जो आकर के उन दोनों वृक्षों के बीच में एक स्फटिक फलक है, और उस पर एक जो उसके ऊपर एक लकड़ी वासयष्टि जो है वो भी सामान्य नहीं है, वो भी कैसी है? मणिभि अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश है, वासयष्टि। तो देखिए आप क्या कहते हैं, उन दोनों वृक्षों के मध्य भाग में अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश है। अनति प्रौढ़ जो बहुत प्रौढ़ पके नहीं हैं, अनति प्रौढ़ मतलब जो अधिक पके नहीं हैं, अर्थात कच्चे बांस की कांति वाले, कच्चा बांस हरे रंग की, तो कच्चे बांस की भांति हरे रंग की कांति वाली मणिभि मड़ियों से बने हुए, मूले बद्धा, मूले जिसके मूल भाग में, जिसके निचले भाग में, बद्धा स्फटिक फल का कांचनी यस। तो जिस उन दोनों वृक्षों के मध्य भाग में बीच में नए बांस के समान, कच्चे बांस के समान कांतिमयी चमकीली मणियों से मूल भाग में, निचले भाग में जड़ी हुई, और ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में स्फटिक फल का और स्फटिक फलक वाली, स्फटिक मणि के बने हुए पीठ, बने चौकोर पीठ पर। मैंने कहने का तात्पर्य कि एक पावदान जो बने हैं वो कच्चे बांस के समान हरे रंग की मड़ियों से नीचे वो जड़े हुए हैं, और उस पर ऊपर जो उसकी फलक है, जो शिलापट्ट है, वो भी कैसी है? स्फटिक शिला से, स्फटिक से बनी हुई एक फलक है, और उस पर उस स्फटिक मणि की बनी हुई पीठ वाली, उस पर एक सोने की यष्टि है, वास यष्टि है, उस पर बैठने की एक यष्टि, एक लकड़ी, जैसे चिड़िया जिस पर बैठती हैं, जैसे तोते बैठते हैं, उनके बैठने के लिए एक डंडी जैसी बनाई जाती है। तो डंडी वहाँ सामान्य नहीं है, वो कैसी है? वो सुंदर एक सोने की वास यष्टि है, स्वर्ण निर्मित है।
तो सोने की स्वर्ण निर्मित वास यष्टि, ठहरने की लकड़ी बने बैठने की लकड़ी है, जिस पर तालई ही सिंजा वलय सुभगई नर्तिता कांतयाने। तो जिस एक नीलकंठ उस पर आकर बैठता है, वर्णन यही है। तो जिसको मेरी जो प्रियतमा है, तालई ही सिंजा वलय सुभगई। सिंजा कहते, सिंजा माने खनखनाहट, जो आभूषण स्त्रियां धारण करती हैं और उसकी जो ध्वनि होती है उसके लिए सिंजा का प्रयोग होता है। तो कहते उस जिस पर कंगनों की कैसी ध्वनि है, कैसी झंकार है, तालई सिंजा वलय सुभगई। वलय माने कंगन, तो उसकी प्रियतमा जो कंगन पहन रखी है, उस कंगन से जब तालई है, ताली बजाती है, ताली बजा बजा कर उसको नचाती है, उस नीलकंठ मयूर को ताली बजाकर नचाती है। और जब नचाती है तो उसकी वलय से झंकार की आवाज होती है, झंझनाहट भी होती है। तो उसका वर्णन कहते हैं तालई सिंजा वलय सुभगई। तो जिस पर कंगन की झनकार से, कंगन की झनकार से, और तालई सुभगई तालई, और मनोरम सुंदर मनोहर मनोरम तालियों के द्वारा, में कांतया मेरी प्रियतमा के द्वारा, यक्ष कहता है मेरी प्रियतमा के द्वारा, नर्तितः नचाया जाने वाला, नचाया जाने वाला, क्या कहते हैं, याम मध्यास्ते ते सुहृदवा, कहते तुम्हारा मित्र मेघ, मेघ जो तुम्हारा भी दोस्त है, तुम्हारा भी मित्र है, कौन, मयूर, नीलकंठ तुम्हारा मित्र मयूर, दिवस विगमे, दिवस विगमे कहते दिन के चले जाने पर, अर्थात सायंकालीन, हे मेघ सायंकाल जब मेरी प्रियतमा उस फलक पर बैठ करके, और वहां पर जिस पर वो नीलकंठ भी आकर बैठता है, मेरी प्रियतमा उसको ताली बजा बजा करके जब बजाती है तो उसके ताली बजाने पर उसके कंगनों की झनकार भी होती है। तो उस कंगनों की झनकार से, मनोहर मनोरम तालियों के द्वारा, मेरी प्रियतमा के द्वारा, नर्तितः नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र वो मयूर, सायंकाल सायं के समय उसी पे आके अध्यास्ते वहाँ पर बैठा करता है। सीधा सीधा कि हे मेघ, उन दोनों वृक्षों के बीच में एक जो किसकी है, एक स्फटिक शिला की, स्फटिक शिला पड़ी हुई फलक है, जिस पर बैठने का स्थल है, स्फटिक पाद पीठ है ना, जो बैठने का स्थल है, फलक है। और उसके पाए जो हैं वो कच्चे बांस के समान हरे रंग की जो मड़ियाँ हैं उससे वो जड़े हुए हैं। और उस पर ही एक, उसी के पास में एक सुवर्ण यष्टि है, जिस पर वो सोने की एक डंडी बना रखी है, बनी है, जिस पर वो नीलकंठ नाम का वो मयूर आके बैठता है। सायंकाल मेरी प्रियतमा उसको, जो कंगन धारण, जो हाथों में कंगन पहने हुए होती है, और उस कंगन को कंगन बजा कर जाकर उसकी जो मधुर खनखनाहट है, झंझनाहट है, उस मधुर झंझनाहट खनकने वाले कंगन से वो ताली बजावर, खनकते हुए कंगनों वाले से सुंदर ताली बजा बजा कर उसको वो उस पर शाम के समय नचाया करती है। ये दृश्य है। तो ये कहते हैं उन दोनों वृक्षों के बीच में, उन दोनों मध्य भाग में नए बांस के, कच्चे कह लीजिए नए बांस के समान, अर्थात हरे रंग के, तो चमकीली हरे रंग की जो मड़ियाँ हैं, हरे रंग की चमकीली मड़ियों से जिसके निचले भाग जड़े गए हैं, और ऊपरी भाग में स्फटिक मणि के से निर्मित पीठ, एक चौकोर जो पटिया है जिसको कहते हैं फलक है बैठने की, एक फलक के समीप ही तो पीठ वाली एक सोने की वासे यष्टि, एक सोने की बैठने की एक लकड़ी भी है, जिस पर कंगनों की झनकार से, मनोरम तालियों के द्वारा, मेरी प्रियतमा के द्वारा नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र मयूर, तुम्हारा मित्र नहीं, मेघ का मित्र, इसलिए
कि मेघ जब मयूर मेघ को देखता है तभी वो नृत्य करता है। तो हे मित्र, तुम्हारा मित्र मयूर सायंकाल बैठा करता है, उस पर बैठता है और वो हमारी प्रियतमा उसको ताली बजा बजा करके अपने कंगनों की मधुर झनकार से उसको नचाया करती हैं। और बैठता जहाँ है उसका वर्णन कर दिया। एक स्फटिक शिला है, उस पर उसी के बगल में एक उसके बैठने की छोटी डंडी है, वो सोने की बनी हुई है। और जो फलक है उस पर जो पावदान है, उसके पाए हैं, वो भी कच्चे बांस के समान हरी मड़ियों से जड़े गए हैं। तो इसका वर्णन इसमें कालिदास ने दिया। हे मेघ, तो कहा, और उन वृक्षों के मध्य भाग में नए बांस के समान चमकीली मड़ियों से निचले भाग में जड़ी हुई और ऊपरी भाग में स्फटिक यानी सफ़ेद स्फटिक मणि से बने हुए, स्फटिक मणि के बने हुए उस पीठ वाली एक सोने की वास यष्टि ने ठहरने बैठने की लकड़ी है, जिस पर कंगनों की झनकार से मनोरम तालियों के द्वारा मेरी प्रियतमा से नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र मयूर सायंकाल के समय बैठा करता है। तो इस प्रकार से मेघदूत अपने घर के सारे आसपास की पहचान मेघ से यहाँ तक करा देता है। और इसी के साथ आज का पाठ यहीं पर हम विश्राम लेते हैं और पुनः आप सब जो दर्शक, हमारे श्रोता बंधु दूर दूर से, आचार्य पंडित कृपाकर भट्ट जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। रजनीश शुक्ला जी, तो जो भी हमारे आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण, सब जहाँ जितनी जी दूर से नज़दीक से देख रहे हैं, उन सबको मैं अपना प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन अपना निवेदन करते हुए और इस संस्कृतम भारतम के आमुख पटल के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए मैं आज का ये पाठ यहीं पर विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।